हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हिमानी चौहान एंड वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान मंत्र। तो आज आप ज्ञान मंत्र की वीडियो में पढ़ेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र का अध्याय 7 जिसका नाम है मापन और मूल्यांकन। तो हम आज पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तो स्ट्रैटेजी हमारी वही होगी जैसे हम हमेशा करते आए हैं। पहले हम चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे, देन बाद में उसके जो अभ्यास प्रश्न है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको करना सीखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर में बता देती हूँ हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद हम इसे शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे चैप्टर का नाम ही देख रहे हैं, क्या है, मापन और मूल्यांकन। तो हमें पढ़ना है कि भाई मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो वीडियो को पूरा देखें ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे आगे आने वाले टाइम के। उसके बाद हम मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इनके प्रकार होते हैं, मूल्यांकन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वीडियो का PDF फाइल का लिंक चाहिए, तो उसका आपको लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं ज्ञान मंत्र, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक को ओपन करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि भाई मापन क्या होता है। देखिए, मापन, इंग्लिश में मापन को बोला जाता है मीजरमेंट। ठीक है, मीजरमेंट अगर हम इंग्लिश के टर्म से सुने तो किसी को हम माप रहे हैं, जैसे हम लंबाई चौड़ाई को मापते हैं ना किसी की। अगर मान लीजिए आपको एक कपड़ा लेना है, मान लीजिए मार्केट जाके, तो वहाँ पे भी आप पहले उसकी माप, दुकानदार आपसे पूछेगा कि भाई कितना सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपको वहाँ पे भी क्या बतानी है, माप बतानी है। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि जो मापन होती है वो हमेशा एक डिजिट होती है, हमेशा क्या होती है, एक अंकों के रूप में हम मापन को समझते हैं। ये तो था छोटा सा, मतलब नॉर्मल वे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि इसके बारे में क्या बताया गया है कि मापन किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने हेतु किया जाता है। यानी अगर हमें किसी व्यक्ति की विशेषता को बताना है तो हम उसकी विशेषता को अगर मात्रा में बता रहे हैं, यानी अंकों के माध्यम से अगर हम उसकी विशेषता बता रहे हैं व्यक्ति की, तो उसे मापन कहेंगे। या फिर हम किसी वस्तु की विशेषता यानी उसकी क्वालिटी को अंकों के माध्यम से बता रहे हैं तो उसे भी हम मापन कहेंगे। यानी मापन में हमेशा किसका यूज़ होगा, अंकों का यूज़ होगा। आपको डिजिट्स के फॉर्म में हमेशा मापन को बताना होगा। तो सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, मापन का स्वरूप कैसा होता है, हमेशा मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब कैसा होता है, हमेशा उसे अंकों में बताया जाता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मापन होता क्या है। देखिए, जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम क्यों होते हैं, आपको स्कूल में एग्ज़ाम क्यों कराए जाते हैं, ताकि ये पता कर सकें कि भाई आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, जो भी चीज़ आपको सिखाई गई है वो आपको कितनी पता है। तो उसके लिए आपके क्या होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं उसके बाद क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, यानी आपको अंक दिए जाते हैं। तो किसी की 60% आती है, किसी की 80% भी आ जाती है, भाई किसी की 99% भी आ रही है आजकल। तो ये जो परसेंटेज आपको दी जा रही है, ये परसेंटेज जो आपको अंकों के माध्यम से बताई जा रही है, इसे मापन कहते हैं। इस परसेंटेज से देखिए पता चल जाएगा कि भाई आपने कितना ज़्यादा उस ज्ञान को सीखा है और उसको कितना ज़्यादा आप यूज़ करना जानते हो। तो यहाँ से आपको बस ये समझना है कि बस मापन का मतलब क्या होता है। आप जो भी अंकों के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता अगर बता रहे हो तो उसे हम कहते हैं मापन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। एंड अगर कोई प्रॉब्लम हो बिल्कुल झिझक नहीं करना, आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। इसके बाद आता है कि भाई मापन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी मापन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, गुणात्मक मापन, सेकंड है हमारा मात्रात्मक मापन। देखिए, ऐसे चार्ट के माध्यम से मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, इससे ईजी हो जाता है समझना। ठीक है, बिल्कुल हेजिटेशन मत करना अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो देखिए, गुणात्मक मापन का मतलब यहाँ से पता ही चल रहा है, गुणात्मक में गुण आ रहा है ना, इसका मतलब जो आपके गुण हैं आपके अंदर, यानी आपकी जो क्वालिटी है उसकी उपस्थिति
उपस्थिति और अनुपस्थिति बताई जाती है कि अभी आपके अंदर कितने गुण हैं, आपके जो क्वालिटीज़ हैं वो कितनी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, कितनी नहीं है, ठीक है, उनको जो मापा जाता है उसे हम कहते हैं गुणात्मक मापन। सेकंड इसमें आता है मात्रात्मक मापन, यानी आपके जो गुण और विशेषताएं हैं, यानी जो आपकी क्वालिटी है वो कितनी मात्रा में उपस्थित है, इसको बताने के लिए आपको किया जाता है मात्रात्मक मापन। तो मैं आपको एक फिर से छोटी सी बात फिर से बता देती हूँ। देखिए, कंफ्यूज मत होना, गुणात्मक मापन में सिर्फ आपके गुण की उपस्थिति और अनुपस्थिति बताई जाती है। मान लीजिए भाई क्या आपके अंदर गुण है कि आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो। सच बोलना एक क्वालिटी होती है, ये सभी को पता है। तो हम एक बच्चे के अंदर देख रहे हैं कि भाई हाँ ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, तो सच बोलने की गुण इसमें है या नहीं है, ये हमें पता चलेगा गुणात्मक मापन से, जब हम उसके गुणों को देखेंगे। उसके बाद कितना वो सच बोलता है, भाई क्या जरूरी है कि वो पूरा ही सच बोलता हो, क्या पता वो आधा सच बोलता हो आधा झूठ बोलता हो। ये जो मापन किया जाएगा वो मात्रात्मक मापन से किया जाएगा। सो अब क्लियर हो गया होगा कि मापन के दो प्रकार हैं और कैसे हम उसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो ओवरऑल हो गया मापन के बारे में कि भाई मापन होता क्या है, ठीक है। डिफरेंस हम बाद में करेंगे, पहले हम मूल्यांकन के बारे में जान लेते हैं कि मूल्यांकन क्या होता है, ठीक है। सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन को इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। अब मूल्यांकन क्या होता है, सो पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी भाषा को कितनी सहजता के साथ प्रयोग करने में सक्षम है, इसको जांचना ही मूल्यांकन कहलाता है। मतलब जब आप शिक्षण कर रहे हो, माना एज आप टीचर हो, आप अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों ने उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट किया है, कितना वो उसे समझ पा रहे हैं, इसको जब आप जांचोगे तो बच्चों का मूल्यांकन करोगे, ठीक है। मूल्यांकन में हम नंबर नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अंतर समझना, मापन में आप अंकों के माध्यम से बच्चों का समझते हो कि उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन मूल्यांकन में आप अंकों के माध्यम से नहीं समझते हो। मूल्यांकन के लिए आप उनका क्या करते हो, आप उनकी परीक्षाएं लेते हो। उस परीक्षा से आप ये ओवरऑल देखते हो कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया, उसके हिसाब से आप उसे ग्रेड देते हो कि बच्चे ने अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, या फिर सर्वश्रेष्ठ किया है, या बहुत बुरा किया है। इस तरीके से जब आप उन्हें बताते हो उसे मूल्यांकन कहा जाता है। अगर नॉर्मल आप परसेंटेज दे रहे हो कि भाई 70% है बच्चों के, तो ये हो गया मापन। लेकिन अगर आपने क्या बोला कि उसकी फर्स्ट ग्रेड आई है या फिर उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपने देखा भी होगा कि रिजल्ट में लिखा होता है वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए लिखा है, तो ये जो परफॉर्मेंस वाला बताएगा ये सिर्फ अंकों के माध्यम से नहीं बताया, ये बच्चों का ओवरऑल देखा है कि भाई उसने क्लास में कितनी जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें कितना पार्टिसिपेट किया है, बच्चा क्लास में किस तरीके से रेगुलर रहा है। ये सारी चीज़ों को देख के ही हम उसको बोलते हैं कि वेरी गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है, तब वो बच्चे के बारे में कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालता है। तो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको छोटा सा यहाँ पे बता दिया। इसके बाद मूल्यांकन जो होता है वो गुण या विशेषता की व्याख्या करता है कि भाई एक चीज़ को देख के हम मूल्यांकन नहीं कर सकते बच्चे की, कि भाई आपने एक पेपर करा दिया, उसमें कितने नंबर आए, बच्चे ने अपने 100 में से मान लीजिए बच्चे ने 80 नंबर गेन कर लिए, तो आपने बोल दिया कि बच्चे ने बहुत अच्छा किया है। नहीं, मूल्यांकन ऐसे नहीं होता है। मूल्यांकन बहुत सारी चीज़ों को देख के बच्चों का किया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि ये गुण और विशेषता, गुण जो क्वालिटी होती है उसकी व्याख्या करता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो मापन होता है उसका क्षेत्र छोटा होता है। समझ में आई अब मूल्यांकन के बारे में कि मूल्यांकन होता क्या है। इसके लिए आप काफ़ी एग्जाम करा सकते हैं, लिखित करा सकते हैं, मौखिक करा सकते हैं, पोर्टफोलियो तैयार करवा सकते हैं, संचयी अभिलेख करवा सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, मूल्यांकन की विधियाँ भी हम पढ़ेंगे भाई किस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम जनरल मूल्यांकन के बारे में समझेंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन के प्रकार भी पढ़ने हैं हमें। जिस तरीके से मापन के 2 प्रकार होते हैं, मूल्यांकन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन, सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, और थर्ड आता है निदानात्मक मूल्यांकन। इन तीनों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी चांसेस होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, ज़्यादा नहीं है, देखिए थोड़ा सा है लेकिन अच्छे से समझना बिल्कुल, ओके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इंग्लिश
में पेडागोजी में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सो आपको अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया ना तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, देखना जब आप वो पढ़ोगे तो। देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना और उसके बाद उन्हें फीडबैक भी देना। और ये जो मूल्यांकन होता है पाठ के बीच बीच में किया जाता है। जब आप क्लास में देखिए आपको टीचर कोई लेसन पढ़ा रहा है तो वो लेसन के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि बताओ मैंने ये पढ़ाया, अब इसका आंसर बताओ। तो वो ये जानने की कोशिश करता है, वो ये बच्चों का मूल्यांकन करता है कि भाई बच्चों ने कितना सुना है जो भी वो पढ़ा रहा है। और मान लीजिए अगर बच्चों ने गलत भी आंसर बताया तो वो उनको क्या देगा, फीडबैक देगा कि भाई आपने गलत आंसर बताया है, इसका आंसर ये होगा और आगे आने वाले टाइम पे आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुने। तो उससे क्या होता है ना, बच्चों का जब समय समय पर मूल्यांकन हो जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा जो टीचर पढ़ा रहा है उसे ध्यान से सुनते हैं। इससे रचनात्मक मूल्यांकन अच्छा माना जाता है क्योंकि ये जो है रेगुलर चलता है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि ये पाठ के बीच बीच में कर लिया जाता है। क्योंकि बच्चों से जब आप क्वेश्चन करते हो तो वो लेसन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि भाई उनसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा और उन्हें आंसर पता नहीं होगा, तो उसके लिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसी का ही मूल्यांकन करना कहलाया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। क्लियर हो गया। इसके अलावा कुछ और इसके बारे में नहीं जानना है, कुछ और नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो पाठ के बीच बीच में किया जाता है, समय समय पर इसको करते रहना पड़ता है। इसके बाद सेकंड जो आता है उसे हम कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन, या इंग्लिश में बोला जाता है समेटिव एवेल्युएशन। इसके दो और नाम हैं तो वो नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। पहला है संकल्पनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है अंतिम मूल्यांकन। इसको इस नाम से भी आ सकता है, तो मैंने इसके दोनों नाम और बता दिए। अब देखिए ये जो मूल्यांकन है ये सत्र के अंत में किया जाता है। जब आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, सत्र का अंत मतलब ऐसा नहीं कि पूरे साल पढ़ा दिया उसके बाद में किया जाएगा। सत्र का अंत का मतलब है जैसे आपको 1 महीना पढ़ाया मान लीजिए, उसके बाद आपके जो टर्म्स वगैरह वाले एग्ज़ाम होते हैं ना वो एग्ज़ाम आपके करा लिए, उसके बाद कुछ और आपको 2-3 महीने आपको अच्छे से पढ़ाया गया, उसके बाद आपके हाफ ईयरली वाले एग्ज़ाम हो गए। तो ये वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ये क्यों कराए जाते हैं, आपको ये देखा जाता है कि भाई बच्चे ने इन 2-3 महीने में कितना अर्जन कर लिया है, कि भाई ये 2-3 महीने जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो बच्चा उससे कितना ज़्यादा ज्ञान जो है वो हासिल कर रहा है, उसके लिए योगात्मक मूल्यांकन कराया जाता है। ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन तो देखिए रोज होता है, क्योंकि जो रोज आपको लेसन पढ़ा रहे हैं उसमें से जब आपसे रोज क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। लेकिन जो 2-3 महीने के बाद आपके एग्जाम करा लिए, उसके बाद साल के अंत में भी जो एग्जाम होते हैं एंड वाले फाइनल या एग्ज़ाम, इन एग्ज़ामों से जो हमें पता चलता है कि भाई बच्चे ने 2-3 महीना कितना ध्यान से सुना है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसके लिए हमें कराया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा वाला पढ़ लेते हैं। तो तीसरा वाला तो नाम से ही पता चल जाएगा, निदानात्मक मूल्यांकन। इंग्लिश में कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। देखिए निदानात्मक मतलब क्या होता है, बच्चों को अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले उस प्रॉब्लम को समझो और बाद में उसको उपचार दो। यानी अगर बच्चे किसी चीज़ में असफल हो रहे हैं तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए ही निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। कि अगर आप लेसन बढ़ा रहे हो, बच्चा लेसन नहीं समझ पा रहा, उसे आप मैथ के क्वेश्चन करा रहे हो, वो मैथ के क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा है, तो आप पता करोगे ना कि प्रॉब्लम है क्या, बच्चा क्यों नहीं समझ पा रहा, आप उसे कितना समझा रहे हो लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहा। तो वही चीज़ों के कारणों का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और जब हमें कारण पता चल जाते हैं तो हम बच्चे को उपचार भी करती है कि भाई अच्छा ये कारण है। कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है, मान लीजिए बच्चे का मानसिक स्तर सही नहीं हो रहा हो, वो एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा हो, तो अगर आपने कारण का पता लगा लिया उसके बाद आप उसे समझाओगे, उसको अच्छे से उपचार दोगे, ताकि आने वाले टाइम पे वो फिर से ये प्रॉब्लम मतलब फिर से ये गलतियां ना दोहराए और पूरा फोकस करे पढ़ाई में। तो इसके लिए किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन। तो आई होप सो तीनों मूल्यांकन के टाइप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हमने ये नॉर्मल तो पढ़ लिया कि भाई मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या डिफरेंस है मापन और मूल्यांकन में, क्योंकि हमें एक जैसा ही लगता है। इसमें हम बच्चों का यही पता करें कि भाई उनका कितना ज्ञान अर्जन कराए, तो अंतर क्या है। सो चलिए क्लियर करते हैं।
तो देखिए पहला पॉइंट है, अगर आप देखें मापन का तो क्या है, अंक प्रदान करना, और मूल्यांकन का मतलब क्या है, स्थिति का निर्धारण करना। तो वही मैंने आपको बताया, मापन में क्या आ रहा है, माप आ रहा है ना। इसका मतलब जब आप बच्चे को अंक दे रहे हो कि भाई इसने 100 में से कितने नंबर लिए हैं या उसकी कितनी परसेंटेज आई है, उसे हम कहते हैं मापन करना। मूल्यांकन में हम बच्चे को ग्रेड देते हैं कि उसने प्रथम स्थान किया है, उसकी सेकेंड ग्रेड है, या उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया है। इस तरीके से उसका मूल्यांकन जो किया जाता है, मतलब इस तरीके से उसको बताना, वो कहा जाता है मूल्यांकन। अगर हम उसकी स्थिति बता रहे हैं तो हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और अगर हम उसे अंक प्रदान कर रहे हैं तो हम उसका मापन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड देखिए, मापन में किसी एक गुण का ही मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। तो मैंने आपको वही बताया कि किसी एक पेपर में अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने 60 हासिल करे, एक बच्चे ने 80 हासिल करे, तो मापन से तो आप बता सकते हो कि अच्छा है ये बुरा है, एक पेपर से बता दिया आपने। क्योंकि मापन सिर्फ एक ही गुण का माप करता है कि भाई अगर उसने एक पेपर में अच्छा कर लिया मीन्स उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि मूल्यांकन में हम सिर्फ एग्जाम के नंबर्स नहीं देखते, हम ये भी देखते हैं कि बच्चे का क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, बच्चे कितनी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा रेगुलर प्रेजेंट हो रहा है क्लास में या नहीं, एक्टिव है क्लास में या नहीं। इन सारी चीज़ों को देख के तब बच्चे की स्थिति को निर्धारित किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसलिए मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक होता है। थर्ड पॉइंट है, मूल्यांकन में मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, जबकि मूल्यांकन में निश्चित धारणा जो है वो बनाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन में हम काफ़ी चीज़ों को देख के बच्चे के बारे में स्थिति बता रहे हैं ना, कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इसका मतलब हम बच्चे के बारे में जो भी धारणा बना रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित है। अगर ये बोला है कि बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसका मतलब ओवरऑल पूरा देखा है हमने, किसी एक पहलू को देख के नहीं बताया। जबकि मापन में हम निश्चित नहीं बता सकते। मान लीजिए किसी एक पेपर में उसके अच्छे नंबर आ गए, दूसरे पेपर में उसने अच्छा नहीं किया, तो फिर आप कैसे ही बता सकते हो कि बच्चा अच्छा है या बुरा है। इसलिए मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती। फोर्थ पॉइंट है कि मापन में समय, धन, श्रम कम लगता है, जबकि मूल्यांकन में समय, धन, श्रम अधिक लगता है। क्योंकि मूल्यांकन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं बच्चे की, इसलिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है मूल्यांकन करने में। क्योंकि आप देखोगे कि उसका क्लास में कैसा परफॉर्मेंस है, फिर देखोगे कि बच्चे ने कितनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है, बच्चे का बिहेवियर कैसा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ठीक है, मापन में इतनी मेहनत और श्रम जो है वो नहीं लगता है। अगला पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि मूल्यांकन में सार्थक भविष्यवाणी आप कर सकते हो। वही बात आ गई, क्योंकि आप निश्चित परिणाम मापन में नहीं बता सकते ना, मूल्यांकन में आप बता सकते हो कि आपने बहुत सारे पहलू को देखा है, तो आप बच्चे के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हो कि बच्चा भविष्य में अच्छा स्कोर करेगा, अच्छा रहेगा पढ़ाई में या बुरा रहेगा, ये आप मूल्यांकन में बता सकते हो। 6 पॉइंट आता है कि मापन का ज्ञान अपूर्ण होता है, जबकि मूल्यांकन का ज्ञान कैसा होता है, पूर्ण होता है। क्योंकि मापन में तो एक ही गुण को देख लिया, बाकी को तो देखा ही नहीं, तो फिर आप बच्चे के बारे में सही से नहीं बता पाओगे, ज्ञान अधूरा है। लेकिन मूल्यांकन में तो आपने सारे पहलू देखे हैं, तो ज्ञान कैसा है, पूरा है। 7 पॉइंट देखिए, मापन जो है मूल्यांकन से पहले होता है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। ये बिल्कुल अच्छे से समझना, क्योंकि देखिए जब आप मूल्यांकन करते हो उससे पहले आप ये भी देखते हो कि बच्चे ने कितना स्कोर किया है एग्जाम में। तो आपने बच्चे को नंबर तो पहले दिए है ना, एग्जाम हो गए उसके, आपने नंबर दे दिया, उसका क्या हो गया, मापन हो गया। लेकिन उसके बाद आपने मूल्यांकन किया कि बच्चे की स्थिति कैसी है, तो फिर आपने नंबर भी देखे, बच्चे का परफॉर्मेंस भी देखा, तब उसकी स्थिति के बारे में बताया। तो इसलिए ध्यान रखना, मापन पहले होता है मूल्यांकन से। अब ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको नीचे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे कि भाई जो भी चीज़ नहीं समझ में आई ना वो यहाँ से समझ में आ जाएगी। पढ़िए क्या है, देखिए किसी भाला फेंक के खेल में खिलाड़ी ने कितनी दूर भाला फेंका है, यह ज्ञात करना मापन है। कि भाई आपने कोई भाला फेंक प्रतियोगिता करवा दी, उसमें आपको भाले को फेंकना है, उसने कितनी डिस्टेंस पे फेंका है, उसने 25 मीटर पे फेंका है, उसने 30 मीटर पे फेंका है। तो यहाँ पे जो हम अंकों के माध्यम से ये पता कर रहे हैं कि उसने कितना डिस्टेंस तक फेंका है, ये क्या है, मापन है। लेकिन
कितनी दूर भाला फेंका उसके आधार पर यह बताना कि वह सफल यह रहा या नहीं और क्या वह अगले राउंड में जाएगा, यह निर्धारण करना मूल्यांकन है। भैया आपने बता दिया कि उसने तो भाला कितने फेंका है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे फेंक दिया, ये तो हमने कर लिया उसका मापन। अब हमें देखना है कि भाई 30 सेंटीमीटर इनफ है या नहीं है उसके पास होने के लिए, या उसने अगर पास भी कर लिया तो वो अगले राउंड में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि कैसा उसका परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों को देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो हम बताएंगे कि हाँ भाई वो अगले राउंड में जा सकता है। तो ये होता है मूल्यांकन। सिर्फ डिस्टेंस बता देना, सिर्फ अंकों बता देना कि इतना हासिल किया है, उसे हम कहते हैं मापन। इसलिए मापन का क्षेत्र छोटा होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, बड़ा होता है। तो आई होप सो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा सबको। आगे देखिए हमें पढ़ना है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हमें शिक्षण करते समय मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट समझिए, जल्दी जल्दी समझेंगे इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। फर्स्ट पॉइंट है, अधिगम के दौरान छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का पता चलता है कि भाई अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, कितना वो समझ रहा है। तो जब तक हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। सेकेंड देखिए क्या है, छात्रों के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायक होता है। यानी अगर हम बच्चा कोई गलती कर रहा है तो आप उसको समझाओगे, यानी वही बात है कि आप क्या कर रहे हो, उसका निदानात्मक मूल्यांकन कर रही हो। तो उसके लिए बच्चे ने अगर कोई गलती करी तो उसके लिए आप उसे मार्गदर्शन करोगे, तो उसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी होता है। बच्चे की कमजोरियों को जानने में सहायक है। वही बात है कि जब हम निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं तो वो क्यों करते हैं, मान लीजिए अगर बच्चा सफल नहीं हो रहा, बच्चे की कोई वीकनेस है, तो उसका पता लगाने भी तो ज़रूरी है ना, और उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों की बुद्धि लब्धि का मूल्यांकन कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि मतलब जो उनका IQ लेवल है वो कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, तो इसके बारे में हम जान सकते हैं मूल्यांकन की मदद से। आगे पॉइंट आता है, शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए अपनाई गई शिक्षण विधियों का मूल्यांकन भी कर सकता है। मतलब शिक्षक खुद अपना मूल्यांकन भी कर सकता है कि भाई जो वो शिक्षण विधि अपना रहा है छात्र उससे कितना समझ रहे हैं। तो इसको भी समझने के लिए शिक्षक को अपना भी मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भाई जो वो शिक्षण विधि अपना रहा है वो अच्छी है या बुरी है, छात्र को उससे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका पता भी कैसे चलेगा, मूल्यांकन करके। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मूल्यांकन की ज़रूरत पड़ती है। अब मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। ज़्यादा देखिए यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं आता है डीपली, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई मूल्यांकन क्यों ज़रूरी है। तो देखिए वही बात है कि छात्रों के वृद्धि और विकास में सहायक होता है मूल्यांकन। पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आधार तैयार करना, मतलब जैसे शिक्षक है, अगर मान लीजिए पाठ्यक्रम में कोई गलती हो रही है, बच्चा उसको सही समझ नहीं पा रहा है या बच्चों के लेवल का पाठ्यक्रम नहीं है, तो आप उसको सुधार करोगे। और ये पता कैसे चलेगा, मूल्यांकन करके, क्योंकि जब तक आप मूल्यांकन नहीं करोगे आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि बच्चा जो आप पढ़ा रहे हो उसे समझ भी पा रहा है या फिर नहीं। तो उसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी होता है। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान को जानना कि भाई उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया, उसके लिए तो मूल्यांकन करना पड़ेगा। उनको अधिगम के लिए प्रेरित करना, छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण करना, मतलब छात्रों ने जो उनकी योग्यता है, जो उनकी एबिलिटी है, उसके आधार पर उनके वर्गीकरण करना कि भाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आपका मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस था, आपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इस हिसाब से उनके वर्गीकृत करना, इसके लिए मूल्यांकन ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा मान लीजिए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तो आप उसको अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रेरित तभी करोगे जब आपको ये पता चलेगा कि भाई उसका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा। तो उसके लिए मूल्यांकन करना ज़रूरी है। शिक्षण विधियों और सहायक सामग्रियों की उपयोगिता को जानना कि भाई जो भी आप पढ़ा रहे हो, शिक्षण विधि अपना रहे हो, कितनी उपयोगी है बच्चों के लिए, इसको जांचना। या भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना कि बच्चों के जो भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये कितने ज़्यादा डेवलप हो रही हैं या फिर नहीं हो रहे। तो इन सभी के लिए क्या ज़रूरी है, इन सभी के लिए मूल्यांकन और मापन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मूल्यांकन और मापन थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा। अभी इसकी शिक्षण विधियां हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज पहले हम ना इसके जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। सो अब हम थोड़े से ना अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होगा। तो फर्स्ट है विद्यार्थियों की भाषिक संरचना का आकलन करना,
विद्यार्थियों की भाषा प्रयोग की कुशलता का आकलन, विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का आकलन या विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेना। तो देखिए ये उद्देश्य नहीं होता कि भाई आप नॉर्मल विद्यार्थियों की परीक्षा ले लो और उससे पता चल जाएगा कि विद्यार्थी ने कितना अच्छा काम किया है कितना नहीं किया। ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि परीक्षा लेने के बाद अंक देना तो सिर्फ मापन में आता है, मूल्यांकन के अंतर्गत नहीं आता है। मूल्यांकन में तो हम सारी चीज़ों को देखते हैं ना, बच्चे ने कितना अच्छे से क्लास में परफॉर्मेंस दी है, बच्चे ने भाषा का कितना अच्छे से प्रयोग किया है, बच्चा कितने अच्छे से ज्ञान को अर्जित कर रहा है, इन सारी चीज़ों को देख के ही हम मूल्यांकन करते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो देखिए किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा आप मुझे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है। जब आप पाठ पढ़कर बच्चों से ही प्रश्न बनवा रहे हो तो उससे क्या पता चलेगा। फर्स्ट है, इस बात का पता चलेगा कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं, या फिर सेकंड में देखिए शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या फिर प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो आप थोड़ा सा सोच के देखें कि भाई बच्चों से ही क्यों प्रश्न बनवाए जाते हैं कि भाई चलो आपने पाठ को पढ़ा, अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाओ खुद से। तो इससे हम ये पता करते हैं कि बच्चे ने कितना अच्छे से पाठ को पढ़ा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, क्योंकि जब बच्चे ने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा तभी वो पाठ के बीच में से क्वेश्चन को बना सकता है, वरना तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन क्या बनाना है, क्योंकि जब उसने चैप्टर ही नहीं पढ़ा ध्यान से तो वो क्वेश्चन क्या, उसको तो कुछ भी नहीं पता होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप भी उससे क्वेश्चन पूछोगे ना, वो तब भी उसका आंसर भी वो नहीं बता पाएगा। तो प्रश्न बनवाने से फ़ायदा ये होता है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी अच्छे से समझा है। तो ऑप्शन सेकंड ही इसका बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। जब आप बच्चों से क्वेश्चन करते हो तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसमें बच्चों का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। पहला है यदि तो वाले प्रश्न, कि भाई ऐसा होता है ना कि यदि आप ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं। सेकंड है पढ़े हुए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। थर्ड है क्यों कैसे वाले प्रश्न, या फोर्थ है क्या शिक्षा मिलती है ऐसा प्रश्न। तो देखिए कौन सा इसमें से क्वेश्चन होगा जो बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर होगा। अब क्यों होगा, देखिए बाप ने बच्चे को पाठ पढ़ा दिया, अब आप बच्चे से ही पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, तो भाई इसके बारे में बच्चे को कैसे पता होगा बताइए। अगर मान लीजिए आप फिजिक्स कुछ पढ़ा रहे हो या कुछ भी आपने हिंदी ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि ये होती है छोटी ही, ये होती है बड़ी ही। अब आप बच्चों से ये बोलोगे ये छोटी ही क्यों होती है, ये बड़ी ही ऐसी ही क्यों होती है, इसका कोई जवाब होगा बच्चों के पास, क्योंकि जो चीज़ देखिए फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। लेकिन अगर आप यदि तो वाले प्रश्न पूछ रहे हो तो इसमें बच्चा सोच के बताएगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आप देख सकते हो कि अच्छा बच्चे ने कितना ज़्यादा अपना जो माइंड है उसको यूज़ किया है। अब जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हो उसके आधार पर निजी अनुभवों वाले प्रश्न पूछ रहे हो तो इसमें भी बच्चा काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता सकता है। और इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है बच्चा तभी बता पाएगा जब उसने पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी तो बढ़ाएगा ना वो इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। लेकिन जो तीसरा वाला प्रश्न है ना, इससे बच्चों का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इससे थर्ड क्वेश्चन का थर्ड वाला ऑप्शन ही बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, इसका यह भाषा ही व्यवहार दर्शाता है क्या, कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करती है, या फिर वह अटक अटक कर पढ़ सकती है, या उसे पढ़ना नहीं आता, या उसे वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। देखिए जब कोई बच्चा है, मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ, माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य, फिर मैं पढ़ रही हूँ कभी कभी वाक्य। आपके साथ भी होता होगा कि आप अपने एक लाइन पढ़ी, दोबारा से आपने उस लाइन को रिपीट करा, तो आप सोचो ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहली बार में आपको वो लाइन समझ में नहीं आई, तभी आपने दोबारा रिपीट करा, तब आपको समझ में आ गई वो लाइन, अच्छा इस लाइन का ये मतलब है। तो उसके लिए ही हम पढ़ाते हैं, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि वो समझ के साथ जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो वाक्य या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, आप बच्चे बोल सकते हैं कि उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे अटक अटक कर पढ़ती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये तो हमारे साथ भी होता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है, किताब पढ़ना, अंताक्षरी,
प्रश्नों के उत्तर देना या फिर अनुभव बांटना और बातचीत। तो देखिए मौखिक भाषा तो सबसे ज़्यादा वैसे भी कम्युनिकेशन से बढ़ती है। जितनी ज़्यादा हम बातचीत करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारी मौखिक भाषा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा हम मौखिक भाषा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो क्लियर सिंपल सा सवाल है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय क्या करना चाहिए? उन्हें प्रश्न संख्या में छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए या उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसे, मान लीजिए किसी कोई बच्चे को प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी की एबिलिटी कम है या किसी को कोई भी दिक्कत है, ऐसी बच्चों के साथ आपको जब आप उनकी भाषा का आकलन करो तो उनकी क्षमता और उनकी जितनी सीमाएं हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो एक सामान्य बच्चे की तरह 90% स्कोर कर ले, नहीं, उनकी क्षमता कितनी है पहले ये देखो। अगर उनकी क्षमता है कि वो 70% ला सकते हैं और वो इतना ही क्लास में एक्टिविटी में पार्ट कर सकते हैं, तो ये सोच के ही उनका आकलन करा जाए, उनको कंपेयर ना करा जाए कि भाई सामान्य बच्चा तो 90 ला रहा है और ये 70 ला रहा है तो ये कम, ये वीक है, ये पढ़ने में जो है वो इतना होशियार नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 6 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो तो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आप ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं या अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। सो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मूल्यांकन की विधियाँ हैं उसके बारे में। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ज्ञान मंत्र। थैंक यू।